नमस्कार साथियों, सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि 9 मार्च को आपकी एचपी एलाइड हिंदी की परीक्षा हुई थी और आशा करता हूं कि आप सबकी परीक्षा बहुत अच्छे से हुई होगी। सभी आप इस परीक्षा में ज़रूर सफलता प्राप्त करें, ये मेरी इच्छा है, मनोकामना है। और इस परीक्षा के बाद जैसे कि विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं कि जो हमने परीक्षा दी है, इस परीक्षा में जो हमने उत्तर लिखे हैं वो उत्तर कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने अंक हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्नों का समाधान मैं लेकर आ गया हूं, उन प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं हमारी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि जो परीक्षा प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर मैं यहाँ पर आपके सामने चर्चा करूंगा, आपके साथ चर्चा करूंगा और आप उन उत्तरों को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा जो जो हमारी परीक्षा थी वो कितनी अच्छी हुई है, कितनी अंक हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो चलें करते हैं वीडियो को शुरू। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखें, पहले आपको ट्रांसलेशन पूछी गई थी, ट्रांसलेशन में न्याय की बात की गई थी, है ना। जो आपने जो अंग्रेजी है उसको पढ़कर ये तो समझ ही गए होंगे कि न्याय को बताया गया था, किस प्रकार से न्याय किया गया था। ठीक है, इसमें जो शंकराचार्य की बात की गई थी, आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जो धार्मिक चर्चा हुई थी, तो उनमें कैसे हार जीत जो है उसको निश्चित किया गया था। चले आइए देखते हैं ट्रांसलेशन को। देखें, इसमें क्या है कि हिंदू दर्शन खूबसूरती से एक न्यायाधीश की तुलना एक फूल से करता है जो कभी मुरझाता नहीं है और हमेशा ताजा रहता है। एक किस्सा इस अवधारणा को उपयुक्त रूप से समझाता है। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में एक धार्मिक चर्चा होनी थी। शारदा और सरस्वती न्यायाधीश थे, दोनों को बैठने के लिए एक जैसे आसन दिए गए। ठीक है, ये ट्रांसलेशन थी। उसके बाद देखें कि ताजे फूल तोड़कर शारदा ने दो समान मालाएं पकड़ी थी, उसने उन्हें दोनों विद्वानों के गले में डाल दिया और कहा, चर्चा के दौरान माला विजेता और हारने वाले का फैसला करेगी। ये जो मालाएं थी, ये मालाएं फैसला करेंगी कि कौन चर्चा में जीतता है, कौन चर्चा में हारता है, क्योंकि उसमें कहा गया था कि जो जिसकी माला मुरझा जाएगी वह हारा माना जाएगा और जिसकी जो माला के फूल मुरझाते नहीं है उसको विजेता माना जाएगा। ठीक है, तो जिस माला के फूल पहले मुरझाते हैं उसे पराजित माना जाएगा। शारदा ने कहा कि जिसके पास बौद्धिक स्पष्टता, सोचने की शक्ति और आत्मविश्वास है वह शांत और शांत पूर्ण रहेगा, उसकी आवाज शांत बसंत की तरह होगी, इसलिए फूल लंबे समय तक ताजा रहेंगे। दूसरी ओर जिसके पास स्पष्ट बुद्धि या तर्क की मजबूत भावना नहीं है, जिसका आत्मविश्वास डगमगाता है, वह निराश होगा। ठीक है, उसकी आवाज कठोर हो जाएगी, उसकी नसों में रक्त का संचार तेज हो जाएगा और उसकी सांस गर्म हो जाएगी, इसलिए उसके गले में फूल जल्द ही फड़फड़ाएंगे। ठीक है, फूलों की सुगंध और ताजगी एक न्यायाधीश के व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाती है यदि वह जो सोचता है, जो करता है, वह सभी ऐसे मूल्यों पर आधारित है जैसे न्यायिक नैतिकता के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांसलेशन थी। तो आप देख लीजिएगा, जो आपके पास अंग्रेजी पड़ी है, जो आपके पास प्रश्न पत्र होगा उसमें अंग्रेजी और इस ट्रांसलेशन को आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने इस प्रकार से मिलती जुलती ट्रांसलेशन की है तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीज है कि ट्रांसलेशन में आपने भाषा शैली का किस प्रकार से प्रयोग किया है, कैसे जो आपने शब्दों का चयन किया है उसी पर आधारित होती है। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका दूसरा प्रश्न था, व्याख्या पूछी गई थी। ठीक है, तो व्याख्या क्या थी? गद्यांश हमारे पास था, मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, इससे वह अपने और अपने को उनके कर्मों के गुण दोष का भी भागी मानता है जिनसे उसका संबंध है, जिसके साथ वह देखा जाता है पुत्र की अयोग्यता और दुराचार, भाई के दुर्गुण और असभ्य व्यवहार आदि का ध्यान करके भी 10 आदमियों के सामने सिर नीचा होता है। यदि हमारा साथी हमारे सामने तीसरे आदमी से बातचीत करने से भारी मूर्खता का प्रमाण देता है, भद्दी और ग्राम्य भाषा का प्रयोग करता है, तो हमें भी लज्जा आती है। मैंने कुत्ते के कई शौकीनों को अपने कुत्ते की बदतमीजी पर शर्माते देखा, जिसे लोग कुमार्गी
जानते हैं। उसके साथ यदि कभी देव मंदिर के मार्ग पर भी देखे जाते हैं तो लोग सिर झुका लेते हैं या बगले झांकते हैं। बात यह है कि जिसके साथ हमें देखे जाते हैं उसका हमारा कितनी बातों में कहां तक साथ है, दूसरों को उसके अनुमान की पूरी स्वच्छता रहती है, उसकी कल्पना की कोई सीमा हम तत्काल बांध नहीं सकते। मतलब कि इस गद्यांश को पढ़कर आपको ये तो अनुमान लग गया होगा कि ये गद्यांश किस पर आधारित था। गद्यांश आधारित था कि आप सिर्फ अपने कर्मों से नहीं पहचाने जाते, आपके साथ जो दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ आप रहते हैं उसके कर्मों से भी आपको लोग अनुमान लगाते हैं कि ये व्यक्ति भी वैसा होगा। जैसे कि अगर साधारण हम कहें तो संगत के बारे में बात की गई थी, आप किस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं उस पर बताया गया है कि अगर आप अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आपको भी अच्छा समझा जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, परंतु अगर आप किसी गलत व्यक्ति के साथ चल रहे हैं और वो व्यक्ति आपको नहीं जानता परंतु जो व्यक्ति गलत है, ठीक है, उसको जानते हैं कि वो व्यक्ति गलत है, तो आपको भी गलत समझा जाएगा। अर्थात कि दूसरों के, आप सिर्फ अपने कर्मों से प्रभावित नहीं होते, आप दूसरों के कर्मों से भी प्रभावित होते हैं। ये इस गद्यांश में बताया गया था कि जिस प्रकार की संगति में आप रहते हैं उसी प्रकार से आपको समझा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी संगति अच्छी है तो आपको अच्छा समझा जाएगा, अगर आपकी संगति बुरी है तो आपको भी बुरा समझा जाएगा। तो देखिए, इसकी व्याख्या में आप क्या लिख सकते थे कि मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, इससे वह अपने को उनके कर्मों के गुण दोष का भी भागी समझता है, जिनसे उनका संबंध होता है, जिनके साथ वह देखा जाता है। पुत्र की अयोग्यता, देखो यही बताया गया है कि इससे वह अपने को कर्मों के गुण दोष का भी भागी समझता है। मनुष्य जो है, जो लोग हैं, आपको दूसरों के कर्म, जो दूसरों के कर्म हैं, दूसरों के गुण हैं, दूसरों के दोष हैं, उस से आपका भी अनुमान लगाते हैं कि ये व्यक्ति के कर्म और इसके गुण दोष किस प्रकार से होंगे। ठीक है, आपको जिनके साथ देखा जाता है उनके साथ आपका संबंध बना दिया जाता है, जिसके साथ आपको देखा जाएगा उसके साथ आपका संबंध बना दिया जाएगा। पुत्र की अयोग्यता और दुराचार, भाई के दुर्गुण और असभ्य व्यवहार आदि का ध्यान करके भी 10 आदमियों के सामने सिर नीचा हो जाता है। ठीक है, अगर देखें कि आप कैसे प्रभावित होते हैं समाज में, अगर पुत्र की अयोग्यता और दुराचार, आपका पुत्र अयोग्य है, आपका पुत्र दुराचारी है, तो आपको भी शर्मिंदगी महसूस होगी। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत धर्मात्मा हैं आप, परंतु अगर आपका पुत्र पुत्र नहीं कुपुत्र है तो आपको भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। आपने जो पूरी उम्र जो मान सम्मान कमाया है, आपने जो प्रतिष्ठा स्थापित की है अपने जो समाज में, तो अगर आपका पुत्र गलत कार्य करता है, कुकर्म करता है, तो आपकी वो पूरी उम्र की कमाई हुई जो मान सम्मान है, पूरी उम्र की इज्जत, वो मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, तो पुत्र जो, अगर आपका पुत्र दुराचारी है, भाई के दुर्गुण और असभ्य व्यवहार आदि का ध्यान करके भी 10 आदमियों के सामने सिर नीचा होता है। आप अच्छे हैं परंतु आपका भाई अच्छा नहीं है, आपका पुत्र अच्छा नहीं है, ठीक है, आपकी पत्नी अच्छी नहीं है, तो आपको भी सिर झुकाना पड़ेगा, अपने कर्मों के कारण नहीं, दूसरों के कर्मों के कारण। अर्थात समाज में सिर्फ आप अपने कर्मों के कारण नहीं, अपने संबंधियों के कर्मों के कारण भी पहचाने जाते हैं। ठीक है, यदि हमारा साथी हमारे सामने किसी तीसरे आदमी से बातचीत करने में भारी मूर्खता का प्रमाण देता है, भद्दी भाषा का प्रयोग करता है, तो हमें भी लज्जा आती है। ठीक है, देखो कई बार समाज में ये चीज देखी गई है कि अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और आपके साथ आपका कोई मित्र है, तो वो अगर उसका व्यवहार जो है समाज के जैसा नहीं है, ठीक है, जैसा समाज में व्यवहार होना चाहिए, सामाजिक व्यवहार होना चाहिए, उस प्रकार का अगर व्यक्ति का व्यवहार नहीं है तो आपको भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। जैसे कि आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं परंतु आपके साथ, जैसे मान लीजिए आपका भाई है, गांव से संबंधित है और आकर वो गांव की भाषा बोलता है, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। आप एक बड़े अच्छे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, ठीक है, आप खाना खा रहे हैं परंतु आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति है
जिसको खाने का पता नहीं कि किस प्रकार से खाया जाता है। तो अगर वो उसको खाने का तरीका नहीं, तो लोग आपको भी घूरेंगे कि कैसे कैसा व्यक्ति है, उससे ज्यादा शर्मिंदगी आपको महसूस होगी। ठीक है, तो जो व्यक्ति कर्म करता है वो ज्यादा शर्मिंदा नहीं होगा, उसके कारण जो जिसका मान सम्मान है, जो इज्जत है जिसकी, वो ज्यादा शर्मिंदा होगा। तो मतलब दूसरों के कर्म, जो आपके संबंध में है, जो आपसे संबंधित व्यक्ति है, उसके कर्म आपको प्रभावित करते हैं। ठीक है, जिसे लोग कुमार्गी जानते हैं, उसके साथ यदि हम देव मंदिर के मार्ग पर भी देखे जाते हैं तो सिर झुका लेते हैं लोग या बगले झांकने लगते हैं, बात जिसके साथ हम देखे जाते हैं। ठीक है, अगर आप मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, रोज मंदिर जाते हैं, परंतु एक दिन आप किसी अपने ऐसे मित्र के साथ जाते हैं जो कि चोर है, या फिर जिसका समाज में बिल्कुल मान सम्मान नहीं है, लोग उसको बुरी नजर से देखते हैं। ठीक है, अगर आपको उसके साथ देख लिया गया, तो जो आप रोज मंदिर जाते हैं, वो लोग भी क्या करेंगे, जो आपसे रोज मिलते हैं, आपको रोज राम राम करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो अगर आपको ऐसे किसी व्यक्ति के साथ देखेंगे तो वो भी क्या करेंगे, सिर झुका के निकल जाएंगे, आपको बुलाएंगे नहीं। अर्थात उसका ज्यादा प्रभाव हुआ, आपके कर्म वहां पर कम पड़ गए, दूसरे के कर्मों ने आपको ज्यादा प्रभावित किया। तो कहने की गद्यांश में यही बात कही गई थी कि सिर्फ आप अपने कर्मों से नहीं पहचाने जाते, आप जिसके साथ होते हैं उसके कर्म, उसके व्यवहार, उसके आचरण के कारण भी आपको पहचाना जाता है। ठीक है, ये व्याख्या थी इस गद्यांश की। चलो आगे चलते हैं। आगे आपको बहुत अच्छी एक कविता दी गई थी, काव्य पंक्तियां थी, बहुत साधारण थी, सरल थी, ज्यादा कठिन नहीं थी। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते तो इसको बड़े अच्छे से इसका आप व्याख्या लिख सकते थे। ठीक है, देखो, और मुझे लगता है कि सबने व्याख्या बहुत अच्छे से लिखी भी होगी। देखो क्या थी, जो काव्य पंक्तियां हैं, आसमान की ओढ़नी ओढ़े, धानी पहने फसल घघरिया, राधा बनकर धरती नाची, नाचे हसमुख कृषिक संवरिया, माती थाप हवा की पड़ती, पेड़ों की बज रही ढुलकिया, जी भर फाग पखेरू गाते, ढर ढरकी रस की राग गगरिया, मैंने ऐसा दृश्य निहारा, मेरी रही ना मुझे खबरिया, खेतों के नर्तन उत्सव में भूला तन मन गेह डगरिया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाया गया था, प्रकृति की सुंदरता को दिखाया गया है, खेतों की सुंदरता को दिखाया गया है, और किसान की खुशी को दिखाया गया है। जो फसल है, ठीक है, जो धरती है, उसको जो है मतलब जो प्रकृति है उसको राधा, और जो कृषक है, जो किसान है, जो उसकी फसल है उसको राधा, और जो किसान है उसको कृष्ण के रूप में दिखाया गया था। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया था, इस कविता में प्रकृति और कृषि समाज के सौंदर्य और उल्लास का अनुपम चित्रण किया गया था। ठीक है, इसमें क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य दिखाया गया था इस कविता में, और कृषि समाज के सौंदर्य और उल्लास का अनुपम चित्रण किया गया था। जो कृषिक समाज है, जो किसान है, उनकी खुशी को, जब उनकी फसलें बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, बहुत खेतों में बहुत अच्छी फसल लहराती है, तो जो किसान की खुशी होती है, जो आनंद होता है, उस आनंद को इस कविता काव्य पंक्तियों के माध्यम से दिखाया गया था। ठीक है, धरती और किसान के बीच का आत्मीय संबंध इस प्रकार दर्शाया गया है कि मानो दोनों एक होकर नृत्य कर रहे हों। ठीक है, दोनों एक होकर नृत्य कर रहे हों, इस प्रकार से दिखाया गया था। देखो इस पंक्ति में भी ये दिखाया गया है। देखो क्या है, आसमान की ओढ़नी ओढ़े, धानी पहने फसल घगरिया। ठीक है, आसमान की ओढ़नी क्या होती है, चुनरी। ठीक है, ओढ़नी क्या होती है, चुनरी या दुपट्टा जिसे बोलते हैं। तो आसमान की ओढ़नी ओढ़े, आसमान की क्या की है, किसने, फसलों ने क्या की है, धरती ने क्या किया, ओढ़नी ओढ़ी हुई है, धानी पहने फसल घगरिया। ठीक है, कि देखो इसमें क्या कहा गया है, आसमान की ओढ़नी ओढ़ी हुई है, और हरी भरी फसल, यानी जो हरी भरी फसल है उसको धानी रंग, हरे रंग का दिखाया गया। धानी रंग होता है हरा रंग, ठीक है, हरे रंग का दिखाया गया है। हरे रंग की उसने घगरिया पहनी हुई है, घगरिया बोल सकते हैं एक परिधान है ना, घगरिया या साड़ी बोल सकते हैं, तो घगरिया पहनी हुई है। ठीक है, और धरती को नृत्यरत राधा के रूप में, जो धरती है उसको राधा दिखाया गया है, और जो किसान है उसको कृष्ण दिखाया गया है, और जो फसल है उसको जो हरे रंग का जो पहरावा दिखाया गया है, कि धरती ने हरे रंग की घगरिया पहनी हुई है, और जो आसमान है, नीला आसमान है, वो क्या है,
चुनरी की भांति है। ठीक है, कि धरती ने हरे रंग के जो घघरिया पहनी है और नीले रंग का दुपट्टा ले रखा है या ओढ़नी ले रखी है। ठीक है, और उसमें क्या है, और उसको नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जो अपनी हरियाली से आनंदित हो रही है। मतलब फसलें इस प्रकार से प्रतीत हो रही है, जो प्राकृतिक जो धरती है वो प्रसन्न हो रही है अपनी हरियाली देखकर। फसलें जो हैं, फसलों के कारण वो प्राकृतिक दृश्य को दिखाया गया है, जैसे कि बहुत प्रसन्न चित्त। मतलब ये सारी की सारी काव्य पंक्तियों में क्या है, प्रकृति को, प्रकृति की सुंदरता को दिखाया गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसी प्रकार कृषक जो कृषक या किसान को कृष्ण के रूप में दिखाया गया है, जो प्रसन्न होकर नृत्य कर रहा है। यह दृश्य बताता है कि धरती और किसान दोनों फसल पकने पर आनंदित हैं। सोचे आप, अगर इस पूरे के पूरे दृश्य को कल्पना इसकी करते हैं, कल्पित करें अपने दिमाग में, तो देखें कि एक ऐसा प्राकृतिक खेत दिखाए गए हैं। मान लीजिए खेत, उस पर हरी फसल है, बहुत हरी फसल है और लहरा रही है फसल। ठीक है, तो फसल लहरा रही है, पेड़ लहरा रहे हैं, तो इस दृश्य को देखकर किसान वहां पे आनंदित हो रहा है। मतलब क्यों, उसकी अपनी मेहनत, अपना परिश्रम को देखकर किसान आनंदित हो रहा है। उसी को दिखाया गया है कि प्रकृति किस प्रकार से आनंद उत्सव मना रही है और किसान भी आनंदित हो रहा है अपनी फसल को देखकर। तो जो प्रकृति मतलब कि जो धरती है उसको राधा दिखाया गया है। ठीक है, और राधा ने क्या किया हुआ है, जो राधा रानी है उन्होंने हरे रंग की घघरिया पहनी हुई है और ओढ़नी, नीले रंग की ओढ़नी, मतलब जो आसमान है उस प्रकार की ओढ़नी ओढ़ रखी है। और कृष्ण जो किसान है वो अपनी फसल को देखकर लहराती फसल जैसे नृत्य कर रही है, उस नृत्य को देखकर खुद भी आनंदित हो रहा है। उसके बाद था माती थाप, हवा की पड़ती पेड़ों की बज रही ढुलकिया। ढुलकिया मतलब वाद्य यंत्र, ढोलक जिसको बोला जाता है, ढुलकिया। जी भरकर फाग पखेरु गाते, ठरकी रस की राग गगरिया। ठीक है, यहां पर कवि ने क्या किया है, प्राकृतिक वातावरण को और अधिक सजीव बनाया है। हवा की थपकियों को ताल व थाप की तरह बताया गया है। जो हवा चल रही है, ठीक है, तो इस प्रकार से लग रहा है कि जो हवा है वो क्या कर रही है, जो ढोलक होती है उस पर थाप का कार्य कर रही है। ढोलक बजाए थाप मारी जाती है तो आवाज निकलती है, उसी प्रकार से जो हवा है वो थाप दे रही है ढोलक पर। ठीक है, जिससे मानो धरती झूम रही है। पेड़ हिलते जुलते हुए मधुर संगीत उत्पन्न कर रहे हैं। पेड़ों की जो हवा की आवाज है वो एक मधुर संगीत उत्पन्न कर रहे हैं। पक्षी भी फागुनी गीत गा रहे हैं। फागुन, अभी जो फागुन मास चल रहा है ना, अभी होली आएगी तो फागुन है वो, तो ठीक है, तो फागुन में उत्सव होता है जिस प्रकार से, उसी उत्सव को यहां पर दिखाया गया है। पक्षी भी फागुनी गीत गा रहे हैं, मानो वे भी इस आनंद उत्सव का हिस्सा बन रहे हो। रस से भरी हुई गगरी, मतलब गगरी होती है मटकी, ठीक है, जैसे मधुर संगीत झर रहा हो वैसे ही वह प्राकृतिक दृश्य को मधुर रूप में भरपूर कर रहे हैं। तो ये जो बहुत अच्छी काव्य पंक्तियां थी, ठीक है, जिसमें दिखाया गया था आपको इसमें किस प्रकार से सुंदर दृश्य को दिखाया गया है। ठीक है, और इसका अगर हम सारांश करें तो इस कविता में प्रकृति और कृषि समाज के सौंदर्य और उल्लास का अनुपम चित्रण किया गया है। धरती और किसान के बीच का आत्मीय संबंध इस प्रकार दर्शाया गया है कि मानो दोनों एक होकर नृत्य कर रहे हैं। यह कविता प्रकृति, खेती और फसल की समृद्धि के प्रति किसान की प्रसन्नता और समर्पण को दर्शाती है। किस प्रकार से समर्पित हो जाता है किसान अपनी फसलों के लिए, तो ये चीज दिखाई गई है। तो ये आप विशेष में लिख सकते थे, सारांश में इस चीज को लिख सकते थे, और बाकी जो आपको व्याख्या बताइए उस प्रकार से आप व्याख्या कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास है जो आपको निबंध पूछे गए थे। ठीक है, पहला निबंध जो था इजराइल ईरान और तनाव, इजराइल ईरान तनाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जो इजराइल और ईरान का जो तनाव चल रहा था, ठीक है, तो उसके कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, वो प्रभाव आपको दिखाने थे। अगर आप इस निबंध को लिखते तो इसमें आपको बहुत सारा जो डाटा लिखना पड़ता, आंकड़े, ठीक है, आंकड़े लिखने, अगर आपने आंकड़े लिखे हैं इसमें तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि इसमें कितनी अर्थव्यवस्था हमारी डाउन हुई, पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई है, ठीक है, तो किस किन चीजों का प्रभाव पड़ा है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको इसमें लिखनी थी। ठीक है, उसके बाद जो आपको दूसरा निबंध पूछा गया था, उसके बाद प्रसंस्कृत खाद्य का भारतीय पारिवारिक संस्कृति पर प्रभाव। प्रसंस्कृत
फूड कौन सा होता है जिसको हम बोलते हैं पैक्ड फूड होता है, डिब्बों में जो पैक किया जाता है फूड ना, ठीक है, प्रोसेस्ड, इन्होंने लिखा भी था प्रोसेस्ड फूड या प्रोसेस्ड खाद्य सामग्री, जो डिब्बा बंद भोजन होता है। आजकल आपने देखा होगा कि डिब्बा बंद भोजन चलता है, आपको राजमा मिलेंगे डिब्बा बंद होंगे, बस उसको निकाला, गर्म पानी में उबाला और वो बनकर तैयार, उसको खा रहे हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स जो सब्जियां आ रही हैं वो भी प्रिजर्व्ड सब्जियां आ रही हैं, पैक्ड सब्जियां आ रही हैं, उनको गर्म पानी में उबाला और खा लिया, ठीक है। इस प्रकार से बहुत हर एक चीज आपको खा दे, जैसे कि मैगी, आप मैगी तो सबने खाई होगी, क्या होता है मैगी, बस वो गर्म पानी में उबाला, मसाला उसमें होता है डाला और मैगी बन गई, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें, रोटी जो है वो भी ऐसी पैक्ड आती है, उसको हल्का सा गर्म किया और रोटी बन ऐसे ताजे की तरह तैयार हो जाती है। तो ये जो सारे का सारा पैक्ड फूड है, इसका हमारे समाज पर, हमारी संस्कृति पर क्या, समाज के साथ साथ हमारी जो मुख्य रूप से संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो आपको दिखाना था। बड़ा अच्छा निबंध था, ठीक है, क्योंकि जो इस फूड का क्या हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ रहा है, इसमें आप लिख सकते थे पारिवारिक भोजन संस्कृति में बदलाव हो गया है, ठीक है। पारिवारिक भोजन संस्कृति में बदलाव हो गया है। पहले हम मिल बैठकर भोजन करते थे, आज देखें किस प्रकार की संस्कृति। पहले हमारी संस्कृति क्या थी कि पहले था जो हम इकट्ठे सब मिलकर रहते थे, है ना। तो जो हम इकट्ठे सब मिलकर रहते थे और सभी भोजन इकट्ठे बैठ के करते थे। गांव में आपने देखा होगा कि जो रसोई होती थी, बहुत बड़ी रसोई बनाई जाती थी, कि है ना, तो उसमें क्या है कि जो चूल्हे पर खाना बनता था और साथ ही जो प्लेट लेकर सभी बैठे हैं, है ना, साथ साथ रोटी बन रही है, साथ साथ रोटी दी जा रही है, और किचन में बैठकर, उसी रसोई में बैठकर खाना सब खाते थे, इकट्ठे मिलकर खाना खाते थे। नहीं तो जो भी खाना बन जाता था उसके बाद सभी नीचे बैठकर इकट्ठे होकर खाना खाते थे। घर की पहले जो घर के पुरुष समाज होता था, घर के पुरुष होते थे, वो खाना खाते थे, उसके बाद सारी महिलाएं खाना खाती थी। तो मिल के खाना खाते थे, पूरे दिन के कार्य के बाद सब मिलकर खाना खाते थे और अपनी बात करते थे। ये भारतीय संस्कृति थी। परंतु आज क्या हो गया है, आज घर में अलग अलग सबके अपने कमरे हैं, सब अपने कमरे में खाना खा रहे हैं, कोई मैगी खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, ठीक है। इस तरह से ये हमारी संस्कृति पर प्रभाव है। अब पूरा दिन काम करने के बाद भी सब अपना अपना फोन लेकर बैठ जाते हैं, अपने फोन देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, अपना अपना बैठकर खाना खा रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है आज, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी संस्कृति, इकट्ठे बैठकर खाना खाना अच्छा होता है, सभी परिवार इकट्ठे बैठेंगे, एक पूरे दिन की बातें चलती हैं, आपने आज क्या किया, जो भी अपनी बातें वो भी चलती हैं, साथ साथ में खाना खाया जा रहा है। परंतु आज सब एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाना भी अच्छा नहीं लगता किसी को भी, ठीक है। यही जो पैक्ड फूड हो गया, जंक फूड हो गया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इस तरह का फूड भी लोग बहुत ज्यादा इस तरह का खाना खा रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है, फिर भी इसको खाया जा रहा है, ठीक है। तो ये पारिवारिक संस्कृति में, किस पारिवारिक भोजन संस्कृति में बदलाव हुआ, ठीक है। पहले इकट्ठे बैठकर सभी भोजन करते थे, अब अपने अपने कमरे में, कोई सुबह खा रहा है, उसके बाद रात को खाया, कोई दोपहर को खा के आ गया, रात को नहीं खा रहा, नहीं, पहले सब रात को इकट्ठा ये बैठकर खाना खाते थे वे, ठीक है। यही भारतीय संस्कृति है। उसके बाद क्या है, घर पर खाना पकाने की परंपरा में गिरावट। घर पर खाना नहीं पक रहा अब, ठीक है। क्यों खाना नहीं पक रहा, घर पे कोई उत्सव है, देखो अभी जैसे होली आने वाली है, तो हमारी भारतीय संस्कृति क्या है कि होली वाले दिन घर पर पकवान बनेंगे, गुजिया बनेगी, ठीक है, समोसे बनते हैं, या जो भी मिठाइयां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, पूड़ी सब्जी, ऐसे भोजन बनता है और सभी मिलकर उत्सव मनाते हैं और खाना खाते हैं पूरा दिन। खाने पीने से बढ़िया और सात्विक आहार जिसको बोला जाएगा, अच्छा भोजन करते थे, ठीक है, और इस तरह से उत्सव मनाते थे। परंतु अब क्या होगा होली में, अब होली में, होली है जी, चलो हम चलते हैं आज रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, घर पर खाना नहीं बनेगा, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। फिर बच्चे बोलेंगे मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ खाना बनाना फ्रेंड्स के साथ खाना खाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ मेरी पार्टी है, बच्चे अलग पार्टी मना रहे हैं, माता अलग पार्टी मना रही है, किटी पार्टी कर रही है, पिता अलग खाना खा रहा है, ये ऐसे उत्सव मन रहा है। बताओ, वो होली मनाने, अभी होली आ रही तो इसलिए होली की उदाहरण लेना, होली मनाने बच्चा अलग होली मना रहे हैं, पिता अलग होली मना रहा है, सब अलग, तो बताएं कहाँ आनंद रह गया। तो अब घर पर खाना ही नहीं पकता, जब घर पर इकट्ठे मिलकर खाना पकाया जाता है, सोचे जब भी घर पे गुजिया बनती है
ठीक है। तो देखेंगे आप सभी मिलकर गुजिया बना रहे हैं, खाना बनेगा और सभी मिलकर खाना बना रहे हैं और सभी मिलकर खाना खा रहे हैं, तो उसमें प्रेम बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। परंतु जब अलग अलग सब खाना खा रहे हैं तो फिर कोई आनंद, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। इसी कारण से आज हमें किसी अपने पारिवारिक संबंधियों से, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में नहीं पता, कौन किसको कौन सा दुख है, कौन किसको क्या तकलीफ है, कुछ नहीं पता हमें, क्योंकि समय नहीं है इकट्ठे बैठने का। ठीक है। तो घर पर खाने पकाने की परंपरा में गिरावट हो गई है, कोई घर पर खाना नहीं पकाता, सब पिज्जा मंगा लिया, बर्गर मंगा लिया, जोमेटो से मंगा लिया, ये चीजें चल रही हैं। ठीक है। उसके बाद सामूहिक भोजन की परंपरा पर असर, आपको बता दें सामूहिक भोजन होता था, है ना, सामूहिक भोजन होता था, इकट्ठे बैठकर सब भोजन कर रहे हैं। अब जो है अकेले अकेले भोजन कर रहे हैं, कौन क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, कुछ नहीं पता। इसीलिए तो जो आज मनुष्य की आयु भी कम होती जा रही है, क्योंकि हमारा खान पान हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। और पैक्ड फूड आपको पता है कि किस प्रकार का होता है, उसमें पौष्टिक तत्व होंगे नहीं होंगे। जो आप खुद खाना बना रहे हैं, ठीक है, अपने अनुसार बना रहे हैं, आपको पता है कि वो हमने बनाया स्वच्छ खाना है, तो वो दूसरी तरह बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य पर प्रभाव दिखा सकते हैं, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है कौन सा, जैसे मैंने अभी पौष्टिक आहार जो अब घर पर बनाया जाता है, सात्विक पौष्टिक, ठीक है, और जो पैक्ड फूड होता है उसमें सोचे कि जितना ज्यादा खाना पुराना होता जाएगा उतने ज्यादा उसमें जो बीमारियां, रोग भी बढ़ते जाएंगे, उसको खाने से हम रोगी ही होंगे। ठीक है। उसके बाद आगे आपको निबंध था, एक राष्ट्र एक चुनाव, अवधारणा एवं व्यवहारिक पक्ष, एक राष्ट्र एक चुनाव। ठीक है। यहां पर ये था 21वीं सदी में साहित्य और कला, जनसंचार माध्यम, उत्तरदायित्व का व्यवसाय। ठीक है। और जिन विद्यार्थियों ने हमारे मॉक टेस्ट लिखे होंगे, ठीक है, उसमें जो 6 मॉक टेस्ट था उसमें मैंने एक डाला था सूचना प्रदूषण। ठीक है। एक हमारा निबंध था सूचना प्रदूषण। तो सूचना प्रदूषण, और अगर सूचना प्रदूषण निबंध आपने वहां पर पढ़ा होगा या लिखा होगा तो आप इस निबंध को अच्छे से लिख सकते थे, क्योंकि वो वही है, जनसंचार माध्यम उत्तरदायित्व का व्यवसाय। ठीक है। कि पहले जनसंचार माध्यम बताना था कि जनसंचार माध्यम जो आजकल सूचना है, जो जनसंचार माध्यम है, जो मीडिया है, इसका कार्य क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, उसके उत्तरदायित्व बताने थे। उसके बाद फिर आज जो मीडिया क्या कर रही है, कैसे न्यूज पहुंचा रही है, आजकल जो फेक न्यूज दी जा रही है लोगों को, ठीक है, जो सूचना प्रदूषण किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, किस कारणों से, वही सूचना प्रदूषण फिर इसमें आप लिख सकते थे। बहुत अच्छा ये भी निबंध था। 21वीं सदी में साहित्य और कला, जो आज साहित्य और कला कैसे हो गई है, ठीक है, वो चीज भी आप इसमें लिख सकते थे। ठीक है। तो ये थे आपके निबंध। उसके बाद जो आ गया व्याकरण, जो आपको पूछी गई थी। ठीक है। व्याकरण में मुहावरे पूछे गए थे, ज्यादा कठिन मुहावरे नहीं थे, 1-2 मुहावरे थे जो थोड़ा सा अगर आप सोचते तो उनको लिख सकते थे। परंतु क्या थे मुहावरे, देखेंगे एक एक पर चर्चा करते हैं। पहला आपसे पूछा गया था घाट घाट का पानी पीना। तो घाट घाट का पानी पीना, ये बहुत बार मैंने मुहावरा करवाया है। ठीक है। और ये जो मुहावरा हमने जब हम मुहावरों का अभ्यास किया है तो ये मुहावरा बहुत बार मैंने करवाया। घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना या बहुत अनुभव होना, घाट घाट का पानी पीना ना। तो जो मेरी हिंदी की कक्षाएं लगाते रहते हैं विद्यार्थी, तो उनको हर किसी ने ये मुहावरा पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत बार इस मुहावरे को प्रयोग किया गया है। तो बहुत अनुभवी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे बहुत अनुभव होता है तो उसके लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। उसके बाद क्या था, दाना पानी उठना। दाना पानी उठना साधारण जब हम बात करते हैं तो कहते हैं ना कि मेरा दाना पानी उठ गया, लगता मेरा दाना पानी इतना ही था। दाना पानी उठ जाना मतलब कि स्थान छोड़ देना। जब हम कहते हैं ना एक जगह से जब हम जाने लगते तो कहते बस मेरा दाना पानी इतना ही था, मतलब उस स्थान को जब हम छोड़कर जाते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। दाना पानी उठना मतलब किसी स्थान को छोड़कर हम जाते हैं। ठीक है। उसके बाद था देवता कूच कर जाना। देवता कूच कर जाना, इसका अर्थ देखो, 2 अर्थ इसके निकलते हैं। ठीक है। देवता कूच कर जाना, मर जाना और भयभीत होना। ठीक है। भयभीत होना भी होता है, भयभीत होना। देखो अब इसमें क्या था, देवता कूच कर जाना मतलब चले जाना, देवता कूच कर जाना तो इसका अर्थ, देवता कूच कर जाना मतलब देवता की ओर कूच कर जाना, तो मर जाना भी होता है। और भयभीत होना ये भी लिख सकते थे, ये भी हो जाता है इसका, देवता कूच कर जाना अर्थात भयभीत हो जाना। उसके बाद है पगड़ी उछालना। पगड़ी उछालना का अर्थ होता है अपमान करना, पगड़ी उछालना। ठीक है। तो पगड़ी उछालना
ठीक है। तो पगड़ी उछालना या कहीं पर होता है जैसे कि टोपी उछालना भी है, कहीं कहीं पर किताबों में दिया गया है, तो वही मुहावरा ये, ठीक है। जब कहते हैं ना कि पगड़ी की लाज रख लेना, हम बोलते हैं ना पगड़ी की लाज रख लेना, ये मेरी पगड़ी। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब विवाह होता है और किसी कारण से जो वर पक्ष होता है वो उसकी दहेज की मांग होती है और वो धमकी देते हैं कि अब हम इस शादी को नहीं करेंगे, हम बारात वापस जा रही है। तो जो जो वधु पक्ष था, वधु का बाप होता है, वधु के पिताजी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पगड़ी उनके चरणों में रखते हैं। पगड़ी चरणों में रखते हैं मतलब अपनी इज्जत की, और बोलते हैं कि हमारी इज्जत रख लो, मैं अपनी इज्जत आपके पैरों में रख रहा हूं। तो पगड़ी इज्जत का जो है मतलब मान सम्मान पगड़ी से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए अपमान करना, पगड़ी उछालना मतलब अपमान करना, इसका अर्थ होता है। उसके बाद है 19 पढ़ना। 19 पढ़ना का अर्थ होता है कम पढ़ना। जब कोई जब कि दो व्यक्तियों की, देखो 19-20 का अंतर हमने मुहावरा पढ़ा है, 19-20 का अंतर, तो 19 बहुत कम अंतर होना, है ना, 19-20 का अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। तो 19 का अंतर फिर क्या हो गया, 20 मतलब ज्यादा और 19 मतलब कम। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कम पढ़ना, जब किसी दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है और एक व्यक्ति कम पड़ जाता है, या किसी दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, एक थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना एक समान से लगते हैं, बस इसमें थोड़ा सा, बस ये थोड़ा सी कमी रह गई, तो 19 पढ़ना उसको बोलते हैं। उसके बाद था ताक पर रखना। ताक पर रखना होता है उपेक्षा करना, ठीक है। उपेक्षा करना मतलब तिरस्कार करना, अपमान करना, तो वो होता है ताक पर रखना, ठीक है। उसके बाद था आंच ना आने देना। आंच ना आने देना, कष्ट ना आने देना, जैसे कि माता अपने पुत्र पर कभी आंच नहीं आने देती, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना कष्ट नहीं आने देती, आंच ना आने देना। उसके बाद चांदनी, चांदी कटना, अधिक लाभ होना, चांदी कटना। हमने चांदी से संबंधित बहुत सारे मुहावरे पढ़े हैं। चांदी का जूता मारना या चांदी का जूता रिश्वत, चांदी का जूता रिश्वत, है ना। चांदी का चश्मा, ये भी मुहावरा है। ऐसे ही ये था चांदी कटना, चांदी का कहते हैं ना चांदी चांदी हो गई, मतलब बहुत लाभ हो गया, चांदी मेरी तो चांदी चांदी हो गई, लाभ हो गया बहुत ज्यादा, तो वही है चांदी कटना, बहुत अधिक लाभ होना, चांदी कटना। जैसे कि हम इसका बना सकते थे वाक्य कि त्योहारों के सीजन में जो दुकानदार हैं बहुत, उनकी तो चांदी कट रही है, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हैं इस मुहावरे को। आगे देखें, आगे आपसे पूछे गए थे जो हमारे पास है वाक्य, ठीक है, कि जो आपको कुछ वाक्य दिए गए थे उनको सुधार कर आपको लिखना था, वाक्यों को सुधार कर। जैसे कि बीमारी का कारण यह था कि वहां की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी। तो इसमें क्या त्रुटि थी कि बीमारी का कारण यह था कि वहां की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी। जो जलवायु होती है वो हमेशा अनुकूल होती है, अनुकूल होती है या प्रतिकूल होती है, ठीक है। तो यहां पर अनुरूप नहीं अनुकूल शब्द होगा। अर्थ दोनों का एक समान सा है, परंतु पर्यायवाची हमने पढ़े थे जब, तो पर्यायवाची में हमने ये चीज भी देखी थी कि पर्यायवाची भाषा जो शब्द होता है हमेशा वाक्य के अनुसार होता है। तो इसलिए जब भी जलवायु की बात की जाती है, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा अनुकूल लगता है, अनुकूल जलवायु, ये जलवायु मेरे अनुकूल है, ये जलवायु मेरे प्रतिकूल है, ठीक है, इसलिए अनुकूल होगा यहां पर। जयशंकर प्रसाद ने कमायनी की रचना लिखी है। तो रचना लिखना एक ही चीज है, रचना करना या रचना लिखना एक ही चीज है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद ने कमायनी की रचना की है, ठीक है, ये इसमें दोष था। उसके बाद मैं और मेरे मित्रों को स्कूल की क्रिकेट टीम में चुना गया। देखो मैं नहीं, यहां पर मुझे और मेरे मित्रों को स्कूल की क्रिकेट टीम में चुना गया। उसके बाद था विकास खाना खाकर के चार पाई पर पसर गया। तो देखो पसर जाना है वही लेट जाना, परंतु पसर जाना जो होता है मतलब एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि जो शब्द है, ठीक है, एक सम्मानजनक शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या हम करेंगे, विकास खाना खाकर चार पाई पर लेट गया। चार पाई पर हम क्या बोलते हैं कि खाना खाकर लेट जाओ, ठीक है, या आराम कर लो, ऐसे बोलते हैं ना, चार पाई पर लेट जाओ। तो लेट जाना कभी बोलते हैं जब हम किसी को बोलेंगे, आगे बोले खाना खा और पसर जा, तो आपको कैसे कितना बुरा लगेगा कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो अभद्र भाषा के अंतर्गत है पसर जाना। तो पसर जाना वैसे क्या होता है, फैलना। जब ऐसे आप अपने शरीर को, पैरों को ऐसे फैलाते हैं, हाथों को ऐसे फैलाते हैं, जो चारपाई पर लेटते हैं तो ऐसे फैलाते हैं, उसको बोलते हैं पसर जाना, पूरा पसर गया, देखो कैसे पसर कर सो रहा है, तो मतलब बुरी तरह से बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि विकास खाना खाकर चारपाई पर लेट गया। उसके बाद था
उसका जैसा अक्लमंद लड़का ढूंढने से ना मिलेगा, उसका जैसा, तो यहां पर ही गलत हो गया, उसके जैसा अक्लमंद लड़का ढूंढे से ना मिलेगा। ठीक है, उसके बाद था आप क्या दोगे, उसके पास तो पहले से ही बहुत कुछ है, तो उसमें क्या है, आप क्या देंगे, दोगे नहीं, आप क्या देंगे, और प्रश्न सूचक यहां पर चिन्ह आना था, उसके पास तो पहले से ही बहुत कुछ है। ठीक है, उसके बाद आगे आपको पूछे गए थे कोष्टक में दिए गए निर्देशों के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए, जो वाक्य था वाक्य परिवर्तन करने थे आपको। ठीक है, जैसे कि अध्यापक ने छात्र को अनुशासन भंग करने पर सजा दी। देखो, इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना था, तो इसका संयुक्त वाक्य क्या होता, अध्यापक ने छात्र को सजा दी क्योंकि उसने अनुशासन भंग किया था। ठीक है, उसके बाद है मैंने उसे बहुत समझाया पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो इस सरल वाक्य में इसको परिवर्तित करना था, तो साधारण वाक्य बनाना था इसका, मेरे समझाने के बाद भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। ठीक है, तो मेरे समझाने के बाद भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा, ये था। आगे हमारे पास है समय सीमा समाप्त होने तक कोई टीम गोल नहीं कर पाई, संयुक्त वाक्य में इसको परिवर्तित करना था, समय सीमा समाप्त हो गई परंतु कोई टीम गोल नहीं कर पाई, समय सीमा समाप्त हो गई परंतु। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य बन जाता। संयुक्त वाक्य वो होता है ना जहां पर दो वाक्य जुड़े होते हैं आपस में, जो एक योजक के द्वारा, है ना। उसके बाद है शमी या तो खुद आएगा या किसी को भेजेगा, मिश्र वाक्य में इसको परिवर्तित करना था, यदि शमी खुद नहीं आएगा तो वह किसी को भेजेगा। ठीक है, तो शमी या तो खुद आएगा या किसी को भेजेगा, यदि शमी खुद नहीं आएगा तो किसी को भेजेगा, तो मिश्र वाक्य इस प्रकार से बनता। उसके बाद था वह जानता है कि यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो क्या होगा, इसको सरल वाक्य में बदलना था, वह परिणाम जानता है जो तुम्हारी बात ना मानने पर होगा। सरल वाक्य, वह परिणाम जानता है जो तुम्हारी बात ना मानने पर होगा, सरल वाक्य हो गया। ठीक है, उसके बाद मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना था, मैं आपसे आर्थिक सहायता की प्रार्थना करता हूं, तो इसको मिश्र वाक्य में क्या बनेगा, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आर्थिक सहायता दे। ठीक है, ये मिश्र वाक्य बन गया। उसके बाद आप जो हमारे पास थे व्याकरण में निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य अंश के लिए एक उचित शब्द लिखिए, वाक्य अंश के लिए एक शब्द लिखना था, ये भी पढ़ाए हुए में आए थे, हमने इसका भी अभ्यास किया था। जो कहा ना जा सके उसको कहते हैं अकथनीय, जो कहा ना जा सके, कथन होता है उक्ति, कथन है ना, कथन उक्ति जो हम कहते हैं, तो जो कहा ना जा सके उसको कहा जाता है अकथनीय। ठीक है, उसके बाद जिसकी कामना पूरी हो गई हो वो होता है, उसको बोला जाता है परितुष्ट। ठीक है, मतलब संतुष्ट, है ना, संतुष्ट होता है जो पूर्ण, जिसकी सभी पूर्ण हो गया हो, संतुष्ट, मैं संतुष्ट हूं कि जो मुझे चाहिए था मिल गया, बस उसी से बना है परितुष्ट। वैसा ही होता है जिसकी कामना पूरी हो गई तो उसको परितुष्ट कहा जाता है। जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो उसको कहा जाता है निस्सहाय। निस्सहाय जिसकी कोई सहायता ना करने वाला हो, तो निस्सहाय शब्द का प्रयोग भी बहुत बार आपने किया होगा, निस्सहाय है बेचारा, ये इसको सहायता की आवश्यकता है, तो कोई उसकी सहायता, कहते ना निस्सहाय, देखो जानवर पड़ा है यहाँ पर, कोई सहायता करने वाला नहीं है तो उसको निस्सहाय कहा जाता है। जो निगाह से परे हो उसको कहा जाता है परोक्ष, ये वाला भी हमने जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उसमें डाला था मैंने। ठीक है, परंतु उसमें बस क्या था, जो आंखों से परे हो, ठीक है, या आंखों से दूर हो, इस तरह से था, जो आंखों से दूर हो परोक्ष, जो निगाहों से परे हो वो भी एक ही चीज है, शब्दों का बस भेद है। देखें, बहुत सारे प्रश्न जो हमारे करवाए हुए जो हमने मॉक टेस्ट लिए थे उसमें से आए हैं, बस थोड़ा शब्द शैली का थोड़ा सा अंतर है, शब्दों को थोड़ा सा बदल दिया गया है। ठीक है, परंतु अगर थोड़ा सा आप जिन्होंने हमारी मॉक सीरीज की थी, टेस्ट सीरीज की थी, मॉक टेस्ट किए थे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो समझ आ जाता ये वो वाली चीज है, वो वाला कंटेंट। मैंने पहले बताया था कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है कि जरूरी नहीं कि वहां पर जो आपको करवाया जाए सीधा पूछ ले जाए, हमेशा भाषा को बदल दिया जाता है उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है, जिसे दूसरों से छिपाकर रखना आवश्यक हो उसको कहा जाता है गोपनीय, जिसको दूसरों से छुपाकर रखना आवश्यक हो गोपनीय।
जिसमें इस ओर से उस ओर की वस्तुएं दिखाई देती हों उसको कहा जाता है पारदर्शी। शीशा होता है ना, पारदर्शी कहा जाता है, इस ओर से उस ओर की वस्तुएं दिखाई देती हैं तो पारदर्शी हो गया, ठीक है, जिससे इस ओर और दूसरी ओर की वस्तुएं दिखाई दे। और उसके बाद क्या था, सामान्य या व्यापक नियम चलन के विरुद्ध की बात, जिसको अपवाद कहा जाता है, ठीक है, जो बात जो सामान्य या व्यापक नियम चलन के विरुद्ध, जो भी नियम है उसके विरुद्ध की बात होगी तो उसको कहा जाता है अपवाद। किसी काम के लिए पहले ही दिया जाना उसको कहा जाता है पूर्व भुगतान, एडवांस जिसको बोलते हैं। कोई काम हम करवाते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, बोलते हैं ना एडवांस दे दीजिए, तो पूर्व भुगतान उसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, शुद्ध वर्तनी के शब्द थे। शुद्ध वर्तनी के शब्दों में क्या था, देखो इसमें आपको क्या करना था, जो शुद्ध वर्तनी के शब्दों को चुनकर लिखना था, ठीक है। तो यहां पर जो शुद्ध अशुद्ध है, जो अशुद्ध है उनको भी मैंने शुद्ध करके लिख दिया है कि सभी शब्दों की वर्तनी आपको पता चल जाए, ठीक है। देखो बाजार, बाजार लिखा है तो बाजार होता है, ठीक है। रुपया, रुपया बिल्कुल सही था। साधु, साधु, ठीक है, साधु नहीं साधु, इस तरह से इसमें गलती थी, ठीक है। उसके बाद चाहर दीवारी, ये बिल्कुल सही शब्द है, चाहर दीवारी। हम ज्यादातर क्या सुनते हैं, चार दीवारी, परंतु ये चाहर दीवारी है, ठीक है, असल में चाहर दीवारी शब्द होता है, विदेशी शब्द है। उसके बाद सामग्री, तो सामग्री की वर्तनी गलत थी, सामग्री होता है, सामग्री नहीं होता, ये सामग्री लिखा गया था। उसके बाद है दुर्वस्था, तो दुर्वस्था होता है, ठीक है, दुर्वस्था, दुर्वस्था मतलब बिल्कुल सही था, ठीक है। दुर्वस्था, दुर्वस्था दोनों की बुरी अवस्था जिसको बोला जाता है, दुर्वस्था। उसके बाद हथनी, बिल्कुल सही, ठीक है, हथनी की वर्तनी शुद्ध थी। अध्यात्म, अध्यात्म ऐसे लिखा जाएगा, आध्यात्म नहीं अध्यात्म होता है, अध्यात्म। उसके बाद कठिनाई लिखा था, कठिनाई होता है। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ठीक है, ये वाला भी हमारी टेस्ट सीरीज में था, मैंने बस मंत्री मंडल डाला था, यहां पर मंत्री परिषद आ गया, ठीक है। तो मंत्री परिषद इस प्रकार से होगा। उसके बाद निरपराधी, तो ये होता है निरपराधी, ठीक है, बिल्कुल सही था, निरपराधी, निरपराधी जिसका कोई अपराध ना उसको निरपराधी कहा जाता है। मांस, बिल्कुल सही था, मांस। आंदोलन, आंदोलन देखो इसमें क्या होगा, इसमें चंद्र बिंदु नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद धनाढ्य, ये क्या है, धनाढ्य, तो ये होता है धनाढ्य व्यक्ति होता है, धनाढ्य जिसके पास बहुत ज्यादा धन उसको धनाढ्य कहा जाता है, ठीक है। तो धनाढ्य। समुच्च, समुच्च देखो इस प्रकार, ये समम, ये सम जो इसमें आधा म है ये नहीं होता, समुच्च इस प्रकार से लिखा जाएगा। नवाब, नवाब, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो रविंद्र, रविंद्र, रविंद्र होता है। उसके बाद दुसाध्य, दुसाध्य बिल्कुल सही था, दुसाध्य। प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी बिल्कुल ठीक। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है। उसके बाद सामर्थ्य, ये सामर्थ्य बिल्कुल सही है। उसके बाद स्वास्थ्य, अच्छा स्वस्थ, स्वस्थ ये बना था स्वास्थ्य, तो ये था स्वास्थ्य होता है, ठीक है, इसमें अ की मात्रा आनी थी। उसके बाद बुधवार, तो ये बुधवार होता है, ये क्या बन गया, इसमें आधा द फिर ध है, तो ये गलत हो गया, इसमें बुधवार होता है, ठीक है। उसके बाद मट्ठा, बिल्कुल सही है, मट्ठा। अंतर ध्यान, अंतर ध्यान इस प्रकार से लिखा, अंतर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, अंतर ध्यान, तो अंतर ध्यान ऐसे होगा, ठीक है, ध आधा आ जाएगा इसमें। और यान, उसके बाद अंताक्षरी, तो ये अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी, ठीक है, अंताक्षरी को अंत्याक्षरी बोलते हैं। और यथेष्ट, बिल्कुल ठीक था, यथेष्ट। उसके बाद अभय सद, अभय सद नहीं अभय सद। उसके बाद व्यक्तिक, ये था व्यक्तिक, ठीक है, व्यक्तिक, व्यक्तिक, व्यक्तिक होता है। उत्कट, उत्कटासन होता है, ठीक है, उत्कटासन। उसके बाद कृत कृते, कृत कृते इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसकी वर्तनी कृत कृते, ठीक है, मतलब बिल्कुल सही वर्तनी थी इसकी। प्राकृति, तो इस प्रकार से प्रकृति होता है, प्राकृति नहीं होता, प्राकृतिक होता है, प्रकृति नहीं होता। उसके बाद जगत गुरु, तो जगत गुरु होता है, जगत गुरु नहीं जगत गुरु, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे जो हमें पूछे गए थे संधि विच्छेद, ठीक है, संधि विच्छेद देखेंगे। स्वेच्छा, जो स्व धन इच्छा व्यंजन संधि है। उसके बाद ब्रह्म ऋषि,
ब्रह्म और ऋषि, ब्रह्म ऋषि गुण संधि है, ठीक है। उसके बाद तथैव, तथा और एव ये वृद्धि संधि है। उसके बाद प्रत्युत्पन्न, प्रति और उत्पन्न, इस प्रकार से इसकी बनी थी प्रति उत्पन्न, ये भी गुण संधि आती। सर्वेक्षण, सर्व और इक्षण, ये भी क्या है, गुण स्वर संधि आएगी, ठीक है। उसके बाद आगे था उल्लेख का बन गया उत्लेख, संचय का समचय, ठीक है। पुरस्कार का पुरःकार, विसर्ग संधि। चतुष्कोण का चतुःकोण, ठीक है, तो ये क्या है, विसर्ग संधि। अनायास, तो ये क्या बन गया, अनयास, अयादि संधि बननी थी ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था निम्नलिखित में से बनने वाले विशेषण शब्द लिखिए। विशेषण शब्द देखो, पृथ्वी का पार्थिव बनेगा, पार्थिव, ठीक है। उसके बाद बसंत का बसंती, परिष्कार का परिष्कृत, विश्व का वैश्विक, विश्व का क्या बनता, वैश्विक। उसके बाद देखें, उसके बाद हमारे पास है सूर्य, सूर्य का सौर, ठीक है। और कृपा, कृपा का कृपालु या कृपामय भी बन सकता है कि आपका स्वभाव बड़ा कृपालु है, तो विशेषता हो गई ना। अब अगर इन शब्दों को आप प्रयोग करेंगे तो ये विशेषण के रूप में होगी, विशेषता प्रकट करना है। परिवर्तन का परिवर्तनीय, यह जैसे कि संसार में सब कुछ परिवर्तनीय है, तो विशेषता होगी परिवर्तनीय है, ठीक है। उसके बाद गान, तो गायनशील या गे, गाने के योग्य जिसको कहा जाता है, गायनशील। दमन, दमन का बन गया दमनकारी। उसके बाद विवेचन का विवेचनात्मक, परस्पर का परस्पारिक, यौवन का युवा अवस्था या युवा युवावस्था, ठीक है। तो ये थे हमारा जो आपका एचपी एलाइड का परीक्षा हुई थी, तो उसमें ये प्रश्नों के उत्तर थे, और आशा करता हूं कि आपके उत्तर भी इसी प्रकार से होंगे, ऐसे ही मिलते जुलते उत्तर आपने किए होंगे। अगर आपके उत्तर ऐसे मिलते जुलते हैं तो आप अपनी परीक्षा में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे, और मेरी आशा है कि आप सभी अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करें और आपके जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप शीघ्र, अति शीघ्र प्राप्त करें। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिजनों का ध्यान रखें और मेहनत करते रहें, परिश्रम करते रहें। धन्यवाद।